हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो जेईई 2027 के बालकों से जो है बहुत वक्त से बातचीत नहीं हो रही थी और ठीक भी है। 2026 वालों का पेपर एकदम सर पे आ गया है। थोड़ा उन लोगों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट भी था इस समय, बट ऐसा नहीं है कि अपन तुम लोगों को भूल गए हैं। शॉर्ट्स के माध्यम से भी तुमसे बातचीत चल रही है और आज अपन बात करने वाले हैं डिटेल में कि जेई 2027 के लिए यहाँ से तुम्हारा क्या आउटलुक होना चाहिए, क्या प्लानर होना चाहिए। पूरा एक साल अभी अपने पास बचा हुआ है। लगता है कि पूरा एक साल बचा हुआ है, बट वो ऐसे बीतता है पता भी नहीं चलता। 2026 वाले बच्चे तुम्हें इसमें कमेंट करके बताएंगे कि आज से एक साल पहले वो भी यही सोच रहे थे, अरे अभी तो 25 का पेपर अगला है, हम तो एक साल बाद वाले हैं। और अब देखो उनका पेपर सर पे आ गया है। वक्त कितनी तेज़ी से बीतता है पता ही नहीं चलता है जेई प्रेप में। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा मोटिवेट तुमको करने की कोशिश करेंगे अगर तुम्हारी प्रिपरेशन डीरेल हो रही है या परेशान हो रहे हो। और इसी के साथ अपन वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला काम तो मैं करना है, जो भी एज ए 2027 एस्पायरेंट जिसको लग रहा है मैं परेशान हूँ, मैंने गलतियाँ कर दी हैं, मेरी 11वीं बर्बाद है, लिस्ट बनाओ। मैं तो कहूँगा लिख लो सारी गलतियाँ जो तुमने करी हैं 11वीं कक्षा में और उनको एक्सेप्ट करो। किस तरीके की गलतियाँ होती हैं मैंने अपने मेंटरशिप वगैरह में देखी है। 3 गलतियाँ। सबसे पहला, भाई साहब क्लास नहीं गए तो हमारा बन गया बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन गया तो आगे की क्लास नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि बैकलॉग को कवर कर रहे थे, फिर क्लास मिस हुई, फिर बैकलॉग। ये विशेष साइकिल में बालक जो है फंस के रह जाता है। दूसरी क्या गलती करते हैं कि रिवीजन प्लान किया ही नहीं तो कभी रिवीजन भी नहीं हुआ, कभी रिवीजन का सोचा ही नहीं तो रिवीजन किया ही नहीं। सोचा था कि अच्छा हाँ करूंगा भैया, एक दिन एक रात आएगी मैं बैठ के रिवाइज कर लूंगा, एक सोचा था, बताते तो हो, बट देखी थी आपकी रिवीजन वाली वीडियो, बट कभी उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो रिवीजन नहीं किया तो अब चीज़ें भूल गए तो अगेन बैकलॉग वाले सेक्शन में हमारी चीज़ चली गई। क्यों? पढ़ा था, क्लास भी गए थे, बट रिवाइज नहीं किया माशाल्लाह से। बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिस, भैया प्रैक्टिस वो क्या होता है? मैं तो थ्योरी के लेक्चर देखता रह गया। थ्योरी देख के मुझे मजा आता था कि मैंने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 निपटा लिए, आज मेरी इतनी सारी पढ़ाई हो गई, मेरा प्रोडक्टिविटी निकल आई, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करने का मन करता था, 1-2 सवाल लगाता था, बट फिर भी जो है नहीं होते थे तो मैं छोड़ देता था। तुम भी इसी श्रेणी में आते हो जहाँ पर सोचा तो है कि प्रैक्टिस करनी है, लगाए कभी नहीं सवाल, थ्योरी देखते रह गए। तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है। अपनी 12वीं में तुम्हें इसको ज़्यादा यूज़ करना है। आगे जाके मैं वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें मिनिमम कुछ एक्स नंबर ऑफ PYQs करने हैं ताकि तुम्हारा एक चैप्टर कम से कम थोड़ा लेवल पे प्रैक्टिस पे बेयर मिनिमम डन हो जाए। और उसके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स जो तुम लोगों के पास होना ही होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ओसवाल बुक्स की 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की किताब के बारे में। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में इसका नाम ले रहा हूँ। क्यों मैं इसको तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ? जब तुम इस किताब को खोलते हो, पहले तो हर पिछले 24 सालों में जेईई मेंस के सारे सवालों को इन्होंने चैप्टर वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज तरीके से तुम्हारे लिए सेग्रीगेट कर दिया है। इसके बाद जब तुम्हें किताब खोलते हो तो सबसे पहले तुम पाओगे कि जेईई मेंस 2025 में आए जो सारे पेपर्स थे उनको एज इंडिविजुअल पेपर्स तुम सॉल्व कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स की किताब है तो मैथ्स के क्वेश्चन इसमें तुम्हें सारे मिल जाएंगे। उसके बाद इनकी तरफ से क्रिएटेड एक सैम्पल पेपर जो कि जेईई मेंस 2025 24 और पिछले पैटर्न्स को देखते हुए आगे की कैसा सवाल आ सकते हैं, कैसा पेपर आ सकता है, वो तुम्हें सैम्पल पेपर मिलता है। इसी के साथ साथ तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस इसमें किताब में खुलते ही साथ मिल जाता है। और तो और अब मैं तुम्हें ये पार्ट दिखाना चाहता हूँ। सपोज करो तुम कोई चैप्टर के सवाल करने आए, जैसे ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो उससे पहले इस तरीके के माइंड मैप्स इन लोगों ने तुम्हें दिए हुए हैं ताकि तुम सॉल्विंग करने से पहले क्विक रिविजन अगर करना चाहो तो उसके लिए अलग रिसोर्स की नहीं नीड पड़े। यहाँ से तुम्हारा सीधा काम हो जाए। हर चैप्टर में तुम ऐसे देखोगे कि स्टार्टिंग में तुम्हें सिलेबस का एक ब्रीफ दिया हुआ है, फिर उसके बाद कुछ क्विक पॉइंटर्स दिए कि कैसे सवाल बनते हैं। आगे जब तुम जाते हो तो तुम देखते हो कि अच्छा इन्होंने सारे सवालों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से बांटा हुआ है। और एक खूबसूरत चीज़ जो एडिटर साहब आप दिखाइएगा, हर जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि डिटेल्ड सॉल्यूशंस देके छोड़ दिया ना, डिटेल्ड सॉल्यूशंस तो दिए ही हैं। उसके बाद सॉल्यूशंस के साथ में हिंट दिया है कि पहले अगर तुम हिंट लेके दोबारा ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। और तो और एक शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है सेम सॉल्यूशन को जो है आसान तरीके से क्विक तरीके से करने का, जो कि जेईई मेंस के एसेंस में है। बाकी मतलब आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई रीज़न चाहिए तुम्हें। सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, सवाल जवाब, माइंड मैप्स, मतलब सभी कुछ है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। NERD10 एक कोड है, अगर तुम ओसवाल की साइट से ले तो वहाँ पे डालोगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी है, चेक कर लेना। कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ। अब आ गई दूसरी बात की ठीक है भैया हमने एक्सेप्ट तो कर लिया 50% मामला, आपने कहा कि कवर हो गया है, आपने कि हमने एक्सेप्ट कर लिया गलती। तो दूसरा काम क्या करना है तुम्हें? अभी बची हुई 11th को बचाओ। भाई बची हुई 11th आई मीन अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मिड नवंबर का करीब महीना हो चुका है। वीडियो आते तुम्हारे पास 15-20 नवंबर का टाइम हो चुका होगा। यहाँ से तुम्हारा दिसंबर बचा है,
जनवरी बचा है, फरवरी बचा है, ठीक है। एट मिनिमम 3 महीने तो तुम्हारे पास बचे ही हैं। इस टाइम में जितना हो सके कवर मैक्सिमम करना है तुम्हें अपने बैकलॉग्स को। तुम्हारा एम यहाँ से होना चाहिए कि मैं अपनी 12th क्लास शुरू करूँ विद मिनिमम नंबर ऑफ बैकलॉग्स। कोशिश करो कि ये नंबर 0 ही हो तो बहुत ही बढ़िया। जो जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है ईजी हैं, डुएबल हैं, उनके लिए वन शॉट्स का इस्तेमाल करो। नहीं पता कौन से हैं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था जहाँ मैंने सिर्फ ये बताया है कि 11वीं के ये चैप्टर्स में पूरे सिलेबस में एक एक चैप्टर गया हूँ और वहाँ मैंने बताया कि इसको वन शॉट से कर सकते हो। तो वो वीडियो देखो, वहाँ से पता करो। 3 साल के PYQ सॉल्व करो मिनिमम हर चैप्टर के लिए। और अगर तुमको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन गया है तो मैंने एक लिस्ट बना दी है आने वाले स्लाइड्स पे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट चैप्टर्स की। प्री रिक्विजिट का मतलब ये है कि ये चैप्टर्स भाई साहब तुम्हारे 12वीं के चैप्टर्स की नींव बनाएंगे। ये 12वीं के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे तो इन पर तुम्हारी अच्छी पकड़ होना मैंडेटरी है। मैं तुमको लेकर चलूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की लिस्ट से पहले। लेकिन इस स्लाइड पर बताओ बात क्लियर हुई या नहीं। तुम लोगों को 12वीं में जाना है बिना किसी बैकलॉग के। जितना ज़्यादा बैकलॉग अभी कवर कर सकते हो कर लो। आने वाली लिस्ट में से कोई भी चैप्टर अगर तुम्हारा बैकलॉग में है तो उसको सबसे पहले कवर करो, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो 12वीं में यूज़ होगा। उसके बिना अगर तुम 12वीं में स्टार्ट करोगे तो डब्बा गोल हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट्स कोरिलेट हो रहे होंगे, तुम्हें चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। तो लिस्ट पे चलते हैं क्विकली। पहला फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत बेसिक, बहुत इंस्ट्रूमेंटल चैप्टर है ये। वेक्टर्स तुम्हें आना चाहिए, काइनेमैटिक्स आना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन आना चाहिए। लॉज ऑफ मोशन में खासकर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फोर्सेस के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। वर्क पावर एनर्जी, वर्क निकालना, फोर्स निकालना, एक्सेलरेशन के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। 12वीं क्लास में पहला ही चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें लगता है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्जेस है, यहाँ मूविंग बॉडीज़ वगैरह तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पे भी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना, उसका मोमेंटम निकालना, ये सारी चीज़ें पूछता है। और उसको पता होने के लिए तुम्हें वर्क पावर एनर्जी पे तुम्हारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे तुम्हारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी। सेंटर ऑफ मास का भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं आगे जाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये कुछ फिजिक्स के कितने चैप्टर बताए मैंने, 3, 6, 1, 7 फिजिक्स के ये 7 चैप्टर्स हैं जिन पे तुम्हारी अच्छी पकड़ होनी ही होनी चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांस। केमिस्ट्री की बात करें तो स्टोइशियोमेट्री या मोल कंसेप्ट कुछ लोग इसको कहते हैं। इसके बिना 12वीं की केमिस्ट्री तो छोड़ो, इसके बिना केमिस्ट्री में तुम अगला स्टेप ले ही नहीं सकते। तो अगर स्टोइशियोमेट्री तुम्हारी इनकम्प्लीट है तो सबसे पहले करनी है। बट अगर तुम्हारी स्टोइशियोमेट्री वीक भी है तो भी इसको कर लो, क्योंकि इसका बहुत यूजेज आगे जाके आएगा। मोल्स निकालना, कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में पूछी जाती हैं। केमिकल काइनेटिक्स कुछ को 11वीं में पढ़ाया जाता है, कुछ को 12वीं में। केमिकल काइनेटिक्स में पूरा मोल कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस में इस्तेमाल होगा। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका आगे फिजिकल केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक में भी बहुत यूज़ है। तो स्टोइशियोमेट्री के बिना आगे नहीं बढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शंस तुम्हारा अधिकतम जो है इनऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। DNF ब्लॉक में तुम देखोगे जब तुम रिएक्शंस पढ़ रहे हो, आगे जाके 12वीं में तुम KMNO4, K2Cr2O7 के इन सब के रिएक्शंस पढ़ोगे तो देखोगे कि रिडॉक्स के अलावा नहीं समझ आ रहा है कुछ मुझे। केमिकल बॉन्डिंग, अगेन इसके बिना केमिस्ट्री आगे मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव है। तो केमिकल बॉन्डिंग, GOC और आइसोमेरिज्म ये तुम्हारे केमिस्ट्री पे नहीं, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आगे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी 12वीं की केमिस्ट्री का एक मेजर चंक है। 50 से 60% सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक में ही रिजाइड करता है 12वीं का। तो ये वाले चैप्टर शुरुआत होगी एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड से, फिर तुम जाओगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पे, फिर तुम जाओगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे। तो वो सारी चीज़ों में GOC और आइसोमेरिज्म का बहुत इस्तेमाल आता है। आइसोमेरिज्म चलो किसी का कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो इसको चुनाने दे सकते हो, बट GOC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इसको करना ही करना है तुम्हें। बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में बेसिक चीज़ें जैसे इनइक्वालिटीज़ हो गया, रिलेशन फंक्शंस अपने आप में एक चैप्टर है तुम्हारे 12वीं की NCERT का पहला चैप्टर है। ट्रिगो और ट्रिगो आइडेंटिटीज़ की तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कैलकुलस तो आगे तुम्हारे चैप्टर्स आएंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। इस समय तुम्हारी इसकी नॉलेज यूज़ हो रही होती है। और ऐसा नहीं है तुमसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पूछ लेगा कि अच्छा ये बताओ ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बट ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है जो बच्चों को नहीं पता होती। तो ऐसा नहीं है तुमसे सीधा आइडेंटिटीज़ पूछेगा ना, तुम्हें सवाल देगा, तुम्हें सेके इंटू टैन ए इसको इंटीग्रेट करने बोल देगा। अब तुम सोचते रह जाओ कि अरे क्या करूँ, तो यहाँ तुम खेलोगे, यहाँ तुम देखोगे अच्छा सेक ए को मैं ये लिख सकता हूँ, मैं टैन ए को साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ, सेक को 1 बाय कॉस। इस तरीके से जब तुम चीज़ें करोगे तो वो आगे तुम्हारा डिफरेंशिएशन खुलता है, इंटीग्रेशन खुलता है, वो यू विल फिगर आउट व्हेन यू आर इन 12th। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस। किसी को
तुम बालकों के साथ ये है कि तुमको पढ़ने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। अभी यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट्स आने लगेंगे कि भैया ट्रिगो का बहुत बैकलॉग है, इसको छोड़ के बाकी सारे कर दूं क्या? तो उन कमेंट्स को अभी से रिमूव करने के लिए मैं हर चीज़ की जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ तुमको, क्योंकि रिसर्च तो मैं चलो करके आया ही हूँ, तो बर्बाद क्यों होने जाए। ठीक है, लिमिट्स आएगा। लिमिट्स तो पूरा चैप्टर ही तुम्हारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, बहुत सारे बच्चों को उसके साथ ही लिमिट्स पढ़ाया जाता है, कुछ कोचिंग्स में 11वीं में पढ़ा देते हैं। और स्ट्रेट लाइन्स तुम्हारा 3D वाले पार्ट में जब काम आएगा, जब प्लेन तुम पढ़ रहे होगे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन से बहुत चीज़ें कोरिलेट होती हैं। इट्स लाइक सारे फॉर्मूला सेम है, बस थोड़े थोड़े वैल्यूज बदल जाते हैं, डायमेंशंस बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने लिस्ट दे दी तुम लोगों को। वाह भाई, काफ़ी टू द पॉइंट वीडियो जा रहा है। मैं थोड़ा कई बार ब्लैबर कर जाता हूँ, बट वाह दिस इज गोइंग वेल। सब्सक्राइब करते जाओ, क्या करो, सब्सक्राइब करो जाके। ठीक है, तीसरी चीज़, और ये शायद आखिरी चीज़ होगी इस वीडियो की, नहीं ठीक है, सेकंड लास्ट चीज़ है, प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। मैंने तुम लोगों को बहुत स्पष्ट भाषा में बोला है कि अपने को 12वीं में जाने से पहले 11वीं का सिलेबस ख़त्म करके जाना है, बैकलॉग लेके नहीं जाना है। लेकिन इट इज़ अ वेल नोन, वेरी ऑब्वियस, वेरी कॉमन फैक्ट कि आसानी से नहीं होगा। अगर तुम अभी दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो तुम नहीं कर रहे हो। तुम अभी 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे, दैट वॉज अ डिसेंट नंबर, बट उसमें भी अगर तुम्हारा बैकलॉग बना है, मतलब 8 से 10 घंटा फॉर करेंट सिलेबस तुम्हें करना है, प्लस 2 से 4 घंटे तुम्हें बैकलॉग के लिए देने पड़ेंगे। तो प्लीज़ 13 से 14 एवरी डे तुम्हें घंटे निकालने ही निकालने, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हर चीज़, हर दूसरी चीज़ जो है उसको वो एवेट कर सकती है, और जो तुमने 11वीं में गलती करी है वो तुम 12वीं में नहीं लेकर जा सकते। तो वो जो कैलस बिहेवियर तुम्हारा अभी तक चलता आया है कि क्लास छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। जो लोग एडटेक में वो तो बहुत ही करते हैं कि अर्जुना का लेक्चर है या लेट्स से अनअकैडमी का कोई लेक्चर है, छोड़ दिया, बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कम से कम बाद में जाके देखो। तो उसको तुम बाद में जाके भी नहीं देख रहे हो और फिर छोड़ते ही चले जा रहे हो, तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो प्लीज़ जो भी तुमने गलतियां करी हैं, जो तुम्हें स्टेप 1 में मैंने एक्सेप्ट करवाई हैं, उनको नोट लेके चलना है और उनको दोबारा से अपने को रिपीट किसी भी हाल में नहीं करना है। आखिरी बात, ये अभी तुम्हारे काम नहीं आएगी, बट आगे चलने के लिए मैं पहले ही बता दूं, टेम्परामेंट एक सेट कर लो कि 12वीं की शुरुआत से ही यू विल बी गो गो गो। तुम लोगों ने देखा गैस 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 गैस। 12वीं की स्टार्टिंग से ही अपने को एक मोमेंटम बरकरार रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 12वीं से तुम 14-14 घंटे रोज़ पढ़ो, नहीं, लेकिन डेली 8 से 10 घंटे का जो वक्त है वो निकालो। 11वीं में तुम्हारे क्या मसले हुए, अभी तुम्हारा बैकलॉग बन गया, तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हुई, तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ, 12वीं शुरू होने के डे 1 से अपन एक रेगुलरिटी बना के चलेंगे कि भले ही हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं, भले ही हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम निरंतर पढ़ रहे हैं, हम रोज़ पढ़ रहे हैं। तो वो एक टेम्परामेंट अभी से सेट करो, अभी से रोज़ पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब तक 12वीं में जाके उस मोमेंटम में आओगे। ऐसा नहीं होता कि डे 1 से इतना मोटिवेट हो जाओ कि रोज़ 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अपने बॉडी को एक मोमेंटम में लाना पड़ता है पढ़ाई करने के। ठीक है, तो ये 12वीं का प्लानर है, इमीडिएटली काम नहीं आएगा। 12वीं शुरू होते ही का ये अंदेशा है तुम लोगों को, हालांकि उस समय भी इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ में रहूँगा तुम लोगों को बातें बताने के लिए, बट ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें हैं। दिल्ली 2027 बहुत बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में है। 1000 से नीचे, 500 से नीचे की रैंक्स भी इस समय तुम्हारे हाथों में है। प्लीज़ दे आर अप फॉर ग्रैब, सो प्लीज़ डू ट्राई एंड ग्रैब देम एट योर बेस्ट। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में जो है उसको ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।